Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for your JIB exam. Today, I'm going to talk about a very important topic, and that is JIB not that easy? Question mark. Now, why I'm saying this because बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि JIB एग्जाम तो बहुत ही आसान एग्जाम है और आप बिना पढ़े भी अगर चले जाओगे तो आप JIB क्वालिफाई कर जाओगे. बट अगर मैं रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करूं, अगर मैं रीसेंट जो भी एग्जाम कॉन्डक्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ मे, उसके बारे में बात करूं तो वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें फीडबैक दिया कि सर हम भी सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए थे, ठीक है, हमने ठीक से तैयारी नहीं करी थी, हमने ठीक से कंसेप्ट्स नहीं क्लियर किए थे एंड हमारा JIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ. सो दिस वीडियो इज नॉट टू मेक यू अफ्रेड बट टू गिव यू अ काइंड ऑफ अ रियलिटी चेक कि JIB उतना भी आसान नहीं है जितना आप सब लोगों को लगता है या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है. सो टुडे आई एम गोइंग टू गेट स्पेसिफिक्स, थोड़े से स्पेसिफिक्स में जाऊंगा, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक्स के बारे में बातचीत करूंगा एंड दैट विल गिव यू अ बेटर क्लैरिटी कि क्यों मैं कह रहा हूं कि JIB इतना आसान नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ बिफोर आई जंप टू द कंक्लूजन और बिफोर आई गेट टू द रीजंस एज टू व्हाई आई एम सेइंग कि JIB आसान नहीं है, पहले कुछ एलिमेंट समझ लेते हैं, सच एज व्हाई इज JIB इंपॉर्टेंट. JIB आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके करियर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको पहले एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं. द फर्स्ट रीजन इज फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ. आपको पता है कि आप अभी अभी बैंक में आपने ज्वाइन किया है, आप एज अ PO या एज अ क्लर्क या एज अ ऑफिसर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि प्रोफेशनली आपको अपने करियर में ग्रो करना है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं करोगे नोबडी इज गोइंग टू गिव यू द काइंड ऑफ रिकॉग्निशन दैट यू वांटेड, दैट यू हैव ड्रीम्ड फॉर, ठीक है, और आपकी सैलरी में भी ग्रोथ नहीं होगा. तो सबसे पहले अगर आपको प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए इकोनॉमिक टर्म्स में, सैलरी के टर्म्स में, तो आपको JIB क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है. ये हो गया प्रोफेशनल ग्रोथ. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? करियर एडवांसमेंट. कोई भी इंसान जहां से शुरू करता है अपने करियर को, आप हमेशा चाहते हो कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ इंटरवल्स पे आपका जो करियर है वो एडवांस होता रहे, ठीक है. ऑफ कोर्स एक एस्पेक्ट हो गया सैलरी, दूसरा ये भी एस्पेक्ट होता है कि जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, जिस प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हो, उस प्रोफाइल में भी अपग्रेडेशन होता रहे और आप एक प्रोफाइल से मूव करके सेकेंड प्रोफाइल पे पहुंच जाओ. अब आपको ये बात पता है कि जब आप JIB एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो या उसके बाद CIB एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, दैट हेल्प्स यू इन योर प्रमोशन पर्पस. मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है जहां मैंने इस बारे में डिस्कशन किया है कि आपका जो JIB एग्जाम है या फिर जो आपका CIB एग्जाम है वो आपको हेल्प करता है प्रमोशंस लेने में, ठीक है. सो अगेन करियर एडवांसमेंट के लिए JIB एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है. और तीसरा रीजन क्या है? एक्सपर्ट नॉलेज. जब आप एज अ बैंक PO लगते हो या एज अ क्लर्क लगते हो, ठीक है, उस समय आपको ब्रॉड नॉलेज होती है बैंकिंग डोमेन की, ठीक है, बट आप एक्सपर्ट नहीं होते किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर. जब आप एक बार JIB एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद लोग आपको एज एन एक्सपर्ट देखने लगते हैं. वो ये समझने लगते हैं कि आप बैंकिंग एंड फाइनेंस एरिया में एक्सपर्ट हो, बिकॉज आप सबको पता है कि JIB का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 4 सब्जेक्ट कहने के लिए हैं, टेक्निकली उसके अंदर 16 सब्जेक्ट हैं. हर सब्जेक्ट के अंदर 4-4 और मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो टोटल मिला के आपको 16 सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज गेन कराता है या फिर अवेयरनेस कराता है. तो जब आपका JIB एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, पीपल स्टार्ट टेकिंग यू एज एन एक्सपर्ट और आप टेक्निकली एक एक्सपर्ट की तरह बात करने लगते हो. आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो आप कंसल्टेंसी देते हो वो नजर आने लगता है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से JIB आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर JIB एग्जाम क्रैक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बेसिक समझ में आ गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं या कौन से ऐसे स्पेसिफिक्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बात कह रहा हूं बहुत कॉन्फिडेंटली कि JIB इज नॉट दैट इजी. ऐसा नहीं है कि कल उठ के चले जाओगे बिना तैयारी किए और आपका एग्जाम निकल जाएगा. और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं बिकॉज अभी आप सबको पता है कि आपका एग्जाम बहुत पास है. अप्रोक्सीमेटली 1 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है. इट्स गोइंग टू स्टार्ट ऑन 9th of October, ठीक है, अक्टूबर 2023 का एग्जाम. इसीलिए आपको एक मोटिवेशन की भी जरूरत है ताकि आप मेहनत करो, आप कैजुअल एटीट्यूड के साथ ना बैठे रहो कि यार मेरा तो एग्जाम हो ही जाएगा. इसलिए भी ये वीडियो के बारे में बात करनी जरूरी है, इसलिए भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी जरूरी है, ठीक है. तो पहला चैलेंज मुझे क्या लगता है, दैट इज प्रेशर्स ऑफ एवरीडे लाइफ. अब मुझे पता है कि आप सब लोग बैंक में काम करते हो और बैंक की जॉब इतनी भी आसान नहीं है, स्पेशली अगर आपकी कस्टमर ओरिएंटेड जॉब है जहां पे आपको कस्टमर से डील करना है. जब सुबह से लेकर शाम तक आप कस्टमर से डील करते हो, कस्टमर्स अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, अपने अलग अलग इश्यूज लेके आते हैं, और जब आप वो रिजॉल्व करके घर पहुंचते हो, आप इतना बर्नआउट हो चुके होते हो, आप इतना थक चुके होते हो, ठीक है, कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता. दैट इज वन सच चैलेंज जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट फेस करता है जो बैंक में है और JIB एग्जाम या फिर CIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है.
तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो इस एग्जाम को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। जब आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बात करूं, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात करूं, या किसी भी और प्रोफेशन के बारे में बात करूं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे होते हैं दे आर नॉट वर्किंग एस्पिरेंट्स, एटलीस्ट वो जॉब नहीं कर रहे होते हैं, और हेक्टिक जॉब तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक जो सबसे पहला स्पेसिफिक है जो जेआईबी एग्जाम को और चैलेंजिंग बनाता है, उसका रीजन है कि आपके पास एवरीडे कुछ ना कुछ प्रेशर होता है काम का। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेकंड एस्पेक्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको पता है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट कहने के लिए हैं, लेकिन टेक्निकली 16 सब्जेक्ट हैं। उसके अंदर बहुत इन डेप्थ में आपको बैंकिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में पढ़ना होता है, और जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल के हैं। उसके अंदर जो सिलेबस है वो काफी टेक्निकल नेचर का है, और जो अब रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई हैव गॉन थ्रू सम ऑफ द पास्ट ईयर वीडियोस, ठीक है, सम ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन रिलीज्ड। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको वहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जो फाइनेंस और बैंकिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दे आर नॉट बेसिक्स, बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं है, और अगर बेसिक लेवल के हैं भी क्वेश्चन तो उनका जो प्रोपोर्शन है, जो उनकी क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो इसका क्या मतलब है कि इवन 50% लाना आसान काम नहीं है। जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाओगे, जितनी जल्दी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाओगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट आपके चलते ही जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, दैट इज लेंदी सिलेबस। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि अगर मैं सारे चैप्टर्स का टोटल कर दूं, ठीक है, आपके जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनका अगर टोटल कर दूं, तो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल फिगर, बट अप्रोक्सीमेटली जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, आई माइट बी रिकॉलिंग इट इनकरेक्टली ऑल्सो, बट टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि 135 से 40 चैप्टर्स आपको मिलते हैं वहां पे, जो खुद में ये बयां करते हैं, खुद में इस बारे में जिक्र करते हैं कि भाई कितना लंबा आपका सिलेबस है। तो अगर आप एक अटेम्प्ट में बैठ के चारों सब्जेक्ट देने का प्लान कर रहे हो तो भी ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इट बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो मैं किसी भी तरीके से नहीं कह सकता कि आपका सिलेबस कम है जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हो, वो भी तब व्हेन यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट। ठीक है, और चौथा स्पेसिफिक रीजन है टाइम मैनेजमेंट का। जब आपका 6 से 8 घंटे, इवन 9-10 घंटे का टाइम जो है बैंक में बीतता है, बैंक की हेक्टिक जॉब में बीतता है, उसके बाद आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने घर पे नहीं होते, वो किसी दूसरी सिटी में होते हैं, जहां पे उन्हें रहने का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, बहुत सारे अदर अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जिसमें उनका टाइम चला जाता है, टाइम ईट अप हो जाता है। तो ये 4 स्पेसिफिक रीजन है, 4 स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जेआईबी का एग्जाम उतना भी आसान नहीं है जितना हमने अपने माइंड में बना लिया। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी इन सारी चीजों को अडाप्ट कर लोगे और उसके हिसाब से मेहनत करने लगोगे, उतना ही ज्यादा आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। अब तो यहां पे मेरी तरफ से मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत करीब है, बहुत ही पास है। 3 स्पेसिफिक टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं जेआईबी एग्जाम क्रैक करने में। फर्स्ट इज प्लान एंड प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज करिए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेबस में मेंशन्ड है, जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है। बिकॉज अगर आप फॉर्म फिल भी कर देते हो और आप एग्जाम देने जाते हो, तो एटलीस्ट आप वो सब्जेक्ट्स क्वालिफाई करके चले जाओगे, वो सब्जेक्ट क्वालिफाई कर लोगे जिसमें आपकी कमांड अच्छी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक साथ सारे सब्जेक्ट्स उठा लिए। कोशिश करिए कि आप प्लान करके वो सब्जेक्ट पहले उठाइए जिसकी नॉलेज आपको सबसे ज्यादा है, जिसकी सिलेबस की आपको अवेयरनेस सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का सब्जेक्ट ज्यादा बेटर तरीके से आता है, तो आप पहले उसको उठाइए और उसको कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप इज मास्टर द कंसेप्ट। ऊपर ऊपर से पढ़ के जाने से काम नहीं बनेगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा इनडेप्थ जाना पड़ेगा, थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी मॉक टेस्ट देते हो तो आपको मॉक टेस्ट देके ये आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो सर्टेनली बढ़ा दिया जा चुका है। ठीक है, और अच्छे लेवल के कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट पे मास्टरी करनी ही पड़ेगी अगर आपको जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रैक्टिस रेगुलरली। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेता हूं और लास्ट में जब 4-5 दिन बचे रह जाएंगे तब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू माय फ्रेंड। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप इवैल्यूएट कर सको। अगर आप 2 चैप्टर पढ़ते हो, 5 चैप्टर पढ़ते हो, आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्वेश्चंस लगा के, प्रैक्टिस करके कि जो भी मैंने पढ़ा है क्या मैं उसे ठीक से अप्लाई कर पा रहा हूं या फिर नहीं। बाद में क्या होगा, सिलेबस आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, सारा पाइल अप हो गया और अब आपसे क्वेश्चंस भी नहीं लग रहे हैं, एंड नाइदर यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट।
तो लगातार साइमल्टेनियसली आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी होगी जितना भी टाइम है, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक में ना हो। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। एंड एट लास्ट एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट, ठीक है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल कर दिया है, जो कि आपने अगस्त में फिल कर ही दिया होगा, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट योरसेल्फ, स्टिल यू आर ट्राइंग टू पुश योरसेल्फ, तो आप एक बात समझ लो कि अगर आपको कहीं पहुंचना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना भी टाइम बीत गया उसके बारे में मत सोचिए, जितना टाइम बचा हुआ है, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, कोशिश करिए कि उसमें अपना बेस्ट दें, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। दिस वीडियो वाज ओनली मेंट टू मोटिवेट you for your upcoming exams in the month of October. All the very best. Keep preparing. God bless you.